सारा दिन सोती रहती है। अरे इतनी पढ़ी लिखी है लेकिन मजाल है कि काम कर ले, पापा का हाथ बटा दे। साफ साफ कह रही हूँ मैं माँ, मैं किसी की नौकरी नहीं करने वाली। मैं तो अपना काम करूँगी अपना, हाँ समझी। अरे अपना काम करने के लिए पैसा लगता है। हाँ तो दे ना पापा, मैंने कब कहा कि नहीं लगता। पापा को बोलो पैसा दे। देंगे, पापा तो देंगे ही। मैंने तो कसम खा रखी है ना तुझे पैसे देते रहने की। हाँ तो नहीं खाइए क्या पापा, चुपचाप बिजनेस के लिए पैसे निकालो, समझे। मैंने भी कसम खाई है, जब तक तू कहीं काम करके नहीं दिखाएगी मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा अब। पिता चला जाता है, पीछे रह जाती है माँ। अरे जा बेटा, शादी कर ले, फिर पति के पैसे से ना खूब बिजनेस करना, समझी। बेटी संध्या परेशान, करे तो करे क्या। एमबीए ये सोचकर किया था कि बिजनेस करेगी कपड़ों का, किसी के अंडर में काम तो नौकरानी करती है, और वो तो एमबीए है। लेकिन पिता के सामने किसकी चली है। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ नौकरी करने, आज ही एक जगह से इंटरव्यू कॉल आया है। ठीक है जाओ, बेस्ट ऑफ लक। पर पापा पता है दूसरों के यहाँ काम करने वाले को क्या कहते हैं, नौकरानी। सुना, आप ना मुझे नौकरानी बना रहे। हाँ हाँ ठीक है जाओ, मैंने भी जीवन भर दूसरे के यहाँ नौकरी की तो क्या मैं। हाँ पापा, नौकरी रहे हैं आप, अब मुझे भी नौकरानी बनने के लिए कह रहे हैं। अच्छा पापा ये बताओ, हम किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए क्यों भागे, हम खुद के सपने क्यों ना पूरा करें, बोलिए तो। बातें करवा लो तुमसे, नौकर हूं ना मैं, तो नौकर क्या कर सकता है। अरे कहाँ से लाएगा ये नौकर पैसे, हाँ बोलो कहाँ से लाएगा। खैर संध्या अपने नए दफ्तर में जाती है, जहां उसका बॉस अपनी बेटी के साथ खड़ा होता है। संध्या की उम्र की ही उसकी बेटी पास में खड़ी थी। संध्या जी आइए आइए, तो आपने एमबीए किया है, क्या क्या आता है आपको। सर मुझे ना ज़मीन खरीदने से लेकर कंपनी लगाने और माल बनाने से लेकर उसे बेचने तक का हुनर आता है। लेकिन तभी लड़की बोल पड़ती है, पापा पापा इसे रख लो ना मेरे लिए, ये सब कुछ मुझे सिखा देगी प्लीज़ पापा, ये ठीक है, मुझे पसंद है। पिता जो कि बॉस होता है, वाह संध्या बहुत बढ़िया, तो यह है मेरी बेटी विभा, तुमने इसे काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रेस कर दिया है। देखो तुम्हारा काम सिर्फ इसके साथ रहने का है। और फिर मतलब क्या करना होगा मुझे, मार्केटिंग या एडमिन या प्रोडक्शन में मेरा काम होगा। उस सब के लिए हम लोगों के पास स्टाफ है, आपको ना सिर्फ मेरी बेटी के साथ रहना है, ठीक है। लेकिन मैं तो एमबीए हूँ और यहाँ नौकरी की तलाश में आई हूँ, यहाँ आपकी बेटी की बेबी सिटर नहीं बनना मुझे। ए लड़की क्या बकवास कर रही हो, काम नहीं करना था तो आई क्यों। संध्या जिसे किसी की बात सुनने की आदत ही नहीं थी। ओए लड़की क्या होता है, संध्या नाम है मेरा, बताया था ना। मैं चली, कोई ढंग का काम हो तो नंबर है मेरा एचआर के पास, चलती हूँ। संध्या दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके निकल तो जाती है, लेकिन जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचती है कि पिता के शब्द याद आते हैं कि नौकरी नहीं तो पैसा नहीं। वो भागकर वापस आती है। सर सॉरी, मैं ना मजाक कर रही थी। वैसे आपकी बेटी को मेरे जैसी ही सेक्रेटरी की ज़रूरत है, क्यों। पापा देखो वापस आ गई। सर मुझे ये नौकरी दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं आपकी बेटी को इतना सिखा दूंगी कि 2 महीने में ही ये अपना बिजनेस खोल लेगी। लेकिन अब बॉस के सर तो पारा चढ़ा हुआ था। क्या हो गया, उतर गई हेकड़ी क्यों। जी उतर गई, बस रख लो ना किसी भी तरह। सर आप तो मेरे पापा जैसे हैं। बॉस एक तरफ संध्या को देखता है और एक तरफ अपनी बेटी को, फिर मन ही मन सोचता है, चलो रख ही लेता हूँ इसे, कम से कम मेरी बेटी को सही राह पर तो रखेगी, नहीं तो इसके आवारा दोस्तों की तरह इसे भी आवारा बना देगी। हाँ ठीक है लड़की। सर लड़की नहीं, संध्या नाम है मेरा। हाँ तो संध्या चलो मेरे साथ मेरे कैबिन में, मैं तुम्हें तुम्हारी सीट दिखा देती हूँ। संध्या को लेकर बॉस की बेटी विभा चली जाती है। अब क्या था, उन लोगों के जाने के बाद बॉस पीए से कहते हैं, इस लड़की के साथ पियून जैसा बर्ताव करना,
पियन पता है ना? जी सर, ऑफिस बॉय यानी कि नौकर, जो ऑफिस का होता है वही ना? हाँ बिल्कुल, अब जाओ। बड़ी आई थी मुझे एटीट्यूड दिखाने वाली। विभा संध्या को उसके बैठने की सीट दिखाई रही होती है कि पीए आ जाता है। संध्या, तुम्हारी सीट वो है, वो। संध्या देखती है कि वो सीट दरवाजे के पास रखा टेबल था। ये तो चपरासी की सीट है। जी, और थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठो, मैं विभा मैडम से बात करके आता हूँ, बाद में तुम्हारा काम समझाता हूँ। विभा क्या करती, पिता से बिजनेस के पैसे लेने थे तो ये काम करने के लिए वो तैयार हो जाती है। तभी उसे कोई आवाज़ देता है, वो उसके पास जाती है। तुम चपरासी तो लगती नहीं हो, ज़रा पानी तो लेकर आना। ओए, एमबीए किया है मैंने, समझे? बड़े आए पानी मांगने वाले, हट। अरे एमबीए करके चपरासी की नौकरी? क्या ज़माना आ गया है। संध्या पीए का वेट कर रही होती है कि वो आए और उसे उसकी सीट बताए, लेकिन तभी संध्या सुनो, एक गिलास पानी लाना। हाँ, अरे ये क्या, ये मुझसे पानी क्यों मांग रही है? अब हाँ ला रही हूँ। संध्या पानी लेकर जाती है, तभी विभा उसे अपने खाने का टिफिन दे देती है। ज़रा खाना लगाना मेरा, और गरम करके। हाँ। संध्या खाना लगाती है, उसे खाना देती है। विभा के जूठे बर्तन उठाकर रखती है। अरे कैसे हाथ चला रही हो, जल्दी जल्दी काम करो ना। मैम, आप मेरे से कैसे बोल रही हो? मैं एमबीए हूँ, कोई ऐरी गैरी नहीं हूँ। अच्छा तो ठीक है, छोड़ दो नौकरी। तुम्हें पीए ने बताया नहीं क्या? तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, तो जो मैं बोलूं वो करो। संध्या मन में सोचती है कि वो क्या करे। घर जाकर पापा को बोलेगी कि नौकरी नहीं मिली तो वो पैसा नहीं देंगे, और जीवन भर किसी की नौकरानी बनकर उसे एमबीए नौकरानी भी तो नहीं बनना है। क्या खोया खोया चांद हो रही हो। जाओ मेरे लिए बाजार से नारियल पानी लेकर आओ। संध्या बाहर की धूप देखती है और परेशान हो जाती है। कहाँ तो पापा ने उसे कभी धूप में निकलने नहीं दिया, और वो एक लड़की के लिए नारियल पानी लेने जाए। क्या है पापा, क्या क्या करना पड़ रहा है आपकी जिद के कारण। पापा जल्दी जाओ, क्या सोच रही हो। संध्या पैदल पैदल नारियल पानी लेने निकल जाती है, लेकिन ये क्या, रास्ते में उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। भीड़ लग जाती है। जब संध्या को होश आता है तो वो देखती है कि वो ऑफिस में है। क्या है? हाँ, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो नौकरी। अरे क्यों नौकरी करनी है तुमको? सर माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। पापा ने कभी धूप में नहीं जाने की आदत डाली है ना। लेकिन नो वरी, कल से मैं छाता लेकर आऊंगी, मैं करूंगी नौकरी। संध्या बैठी होती है, तभी एक असिस्टेंट विभा के पास आता है और उससे एक पेपर साइन करवाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद, मैडम ऐसे ना किसी भी पेपर पर साइन नहीं करनी चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए था। अब तुम नौकरानी मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। थोड़ी देर बाद बॉस विभा के पास आता है। उसके हाथ में एक फाइल थी। बेटा विभा, इसे पढ़कर इस फाइल को पूरा कर दो, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। विभा के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर होता है। संध्या उसे देख रही थी। मैम बुरा न मानना, लेकिन एक बात पूछूं, आप कितना पढ़ी हैं और आपके आगे क्या फ्यूचर गोल्स हैं? इसमें बुरा क्या मानना, मैं मुश्किल से 4वीं पास हूँ। आगे की पढ़ाई पैसे दे दे कर पापा ने कराई। और आगे क्या करना है? क्योंकि आप तो इकलौती बेटी हैं, तो सारा बिजनेस तो आपका ही है। हाँ, वो राजेश देखेगा। ये राजेश कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। लेकिन पापा को पसंद नहीं है क्योंकि वो गरीब है ना। ऊपर से आए दिन पता नहीं क्यों बेचारे को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। लेकिन वो ना मुझसे बहुत प्यार करता है। 2 शादी हो चुकी है उसकी, लेकिन दोनों को वो मेरे लिए छोड़ रहा है, पता है। संध्या विभा की बात सुनकर सर पर हाथ रख लेती है। लाइए, ये फाइल मैं पूरी कर देती हूँ। संध्या फाइल लेकर पूरा काम कर देती है। वो फाइल विभा को देती है और विभा फाइल लेकर पिता को देती है। पिता यानी कि बॉस खुश हो जाते हैं। बेटा विभा, ये तूने किया? वाह वाह, बहुत बढ़िया।
तभी बाहर से आती है एक औरत, जोर जोर से संध्या पर चिल्ला रही होती है। 2 पैसे की नौकरानी मुझे मना कर रही है पानी देने से। संध्या रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। वो रोती हुई घर आती है, जहां उसे देखकर पिता रोने का कारण पूछते हैं। संध्या उसे सारी बात बताती है और उसके बाद, ये रहा चेक बेटा, तुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जा अपना बिजनेस कर और आराम से रह। मेरी बेटी मुझे माफ़ कर देना। तभी बॉस संध्या के घर आते हैं। संध्या, तुम किसी को बिना बताए चली गई। कल से मैं तुम्हें MBA नौकरानी नहीं बल्कि मैनेजर की नौकरी दे रहा हूँ। तुम मेरी बेटी को मैनेज करना। मेरी बेटी ने तो खुद का बिजनेस खोल लिया है, तो कृपया करके नौकरी देनी नहीं, लेनी है तो बात करिए। मेरी बेटी को असिस्ट करेगी आपकी बेटी। मंजूर हो तो कल से भेज देना काम पर। क्या संध्या? नेहा की शादी अभी नई नहीं हुई थी, लेकिन नई शादी होने के बाद भी रोहित नेहा की एक नहीं सुनता था। ऐसी ही एक रात नेहा रोहित से कहती है, रोहित, हमारी नई शादी हुई है। शादी के बाद सब लोग हनीमून के लिए जाते हैं, पर हम तो नहीं गए। कब जा रहे हैं हम? देखो नेहा, अभी तो हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत काम है। शादी की वजह से काफी काम पेंडिंग में है। पर रोहित। नेहा रोहित से आगे कुछ बोलती उससे पहले रोहित वहां से चला जाता है। ये देखकर नेहा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। आखिर बोलती भी कैसे, बेचारी की अभी नई नई शादी जो हुई थी। अगली सुबह नेहा गुस्से में खाना बना रही थी, तभी उसकी जेठानी रागिनी उसके पास आती है और उसको गुस्से में देख उसके गुस्से का कारण पूछती है। नेहा, क्या हुआ? इतने गुस्से में खाना क्यों बना रही हो? दीदी, गुस्से में खाना ना बनाऊं तो और क्या करूं? शादी के बाद तो लड़कियों की लाइफ इन सब में ही उलझ कर रह जाती है। अरे पर हुआ क्या है? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे तुम्हारे और देवर जी के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो? दीदी, अगर झगड़ा होता भी ना तो भी समझ में आता, लेकिन ये झगड़ा भी नहीं करते ना। चुप रहकर भी ये इतना सब बोल जाते हैं कि क्या ही बताऊं। अरे हमारी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन इन्हें बस अपना ऑफिस दिख रहा है। मैं समझती हूँ ऑफिस का प्रेशर होगा, लेकिन क्या वो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले जा सकते? तो ये बात है, देवर जी तुम्हें टाइम नहीं दे रहे। हाँ दीदी, मैं तो इनकी इस बात से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं इन्हें कुछ बोल भी नहीं सकती, आखिर पति जो ठहरे। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही थी, तभी वहां उनकी सास सुमित्रा आती है और दोनों देवरानी जेठानी को साथ में देखकर कहती है, अरे वाह, आज तो मेरी दोनों बहुएं यहाँ है। क्या बात है, घर के काम खत्म हो गए क्या? रागिनी बहू, लगता है तूने घर की काफी अच्छे से सफाई कर दी है, तभी तो इतनी फुर्सत से यहाँ खड़ी होकर बातें कर रही है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं बस जा ही रही थी। मैं तो ये देखने आई थी कि आज नेहा खाने में क्या बना रही है। अच्छा, तो तुझे खाने में इंटरेस्ट आ रहा है। एक काम करते हैं, तुम दोनों का काम बदल देते हैं। माँ जी, दीदी मुझसे बस बात ही तो कर रही हैं, आप उन पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? बहू, तो अब इस घर में नहीं आई है ना, इसलिए तुझे कुछ पता नहीं। सुमित्रा अपनी बात बोलकर वहां से चली जाती है। अपनी सास को जाता देख अब रागिनी भी वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सभी घर वाले साथ में बैठे थे। तभी नेहा कहती है, माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? देख ले बहू, जो सही लगे वो बना ले। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि बहुत दिनों से हम कहीं बाहर नहीं गए, क्यों ना आज पूरी फैमिली कहीं बाहर चले। इससे आज नेहा को भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और हम पूरी फैमिली कहीं बाहर भी घुमाएंगे। चुप करके घर का खाना खा लो तुम, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पैसे फालतू में आ रहे हैं क्या? पर माँ जी, चुप कर, हर समय अपनी चटोरी जुबान बाहर निकालती रहती है। सुमित्रा ये बात बोली रही थी, तभी रागिनी का पति राज अपनी माँ को जवाब देता है, क्या माँ, आप हर बात पर रागिनी को चुप क्यों करवा देती हो? अरे अगर आज उसका बाहर खाने का मन है तो आप क्यों मना कर रही हो? चलते ना बाहर, इसमें ऐसे बोलने वाली क्या बात है? राज रागिनी को सपोर्ट करता है और सभी को बाहर जाने के लिए तैयार होने को कह देता है। सुमित्रा भी अब तैयार होने चली जाती है। वहीं नेहा अपनी जेठानी के पास जाती है। वाह दीदी, आपकी तो बहुत चलती है। आपके लिए जेठ जी ने माँ जी को भी जवाब दे दिया। और नहीं तो क्या, अरे अपने पति को अपने काबू में रखना पड़ता है। उनको जितनी छूट दोगे ना, वो उतना ही सर पर चढ़कर तांडव करेंगे। इसलिए मैं तो अपने पति को कस कर रखती हूँ। पर दीदी, जो भी है, आपकी माँ जी पर नहीं चल पाती। अरे वो तो माँ जी की उम्र बढ़ रही है ना, और तुम जानती हो बढ़ती उम्र के साथ इंसान बच्चा होता जाता है।
इसलिए मैं उन्हें कुछ कहती नहीं। मैं तो तुम्हें भी यही कहूंगी कि तुम भी अपने पति को अपने काबू में रखना सीख लो, नहीं तो सास बाद में पहले वो तुम्हारे सर पर चढ़ के नाचेगा। पर दीदी मैं ऐसा क्या करूं जो उनको अपने काबू में रख सकूं? कुछ नहीं, बस बात बात पर गुस्सा होने का नाटक करो, फिर देखो कैसे देवर जी तुम्हें मनाते हैं और तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। रागिनी की बात सुनकर नेहा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने हाथों में साड़ियां रख रोहित को दिखाती है। रोहित जी देखिए ना, इन दोनों साड़ी में से कौन सी साड़ी पहनूं? नेहा तुम पर सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए तुम जो भी पहनोगी सब अच्छा ही लगेगा। ये क्या बात हुई? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये सोच कर कि आप मुझे अपनी पसंद बताएंगे, लेकिन आप है कि मेरी तरफ देखती भी नहीं। आपसे मुझे और कोई उम्मीद ही नहीं है। नेहा गुस्से में वहां से चली जाती है और एक्सपेक्ट करती है कि रोहित उसको मनाने के लिए आएगा लेकिन रोहित तो उसको मनाने आता ही नहीं। नेहा का नकली गुस्सा अब रियलिटी में बदल जाता है और बाहर जाने के बाद भी वो रोहित से बात नहीं करती। कुछ देर बाद जब सभी लोग घर आते हैं तो नेहा अपनी जेठानी के पास जाती है। दीदी आपने कहा था बात बात पर गुस्सा होना, फिर रोहित मुझे खुद मनाएगा, लेकिन वो तो मुझे मनाने ही नहीं आए। अरे नेहा थोड़ा सब्र करो, कल सुबह भी बात मत करना, फिर देखना कैसे तुम्हारे पास आता है वो। रागिनी की बात सुनकर नेहा एक बार फिर उसकी बात मान लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। रोहित उससे बात करने की कोशिश करता है पर नेहा सो जाती है। अगली सुबह भी नेहा रोहित से बात नहीं करती और शाम को जब रोहित घर आता है तो वो नेहा के लिए एक बहुत प्यारी सी ड्रेस लेकर आता है। नेहा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वाओ, ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारी लग रही है। तुम्हें पसंद आई ना? हाँ बहुत। बस इसीलिए मैंने उस दिन तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें कौन सी ड्रेस पहननी है, क्योंकि मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। रोहित की बात सुनकर नेहा उसको गले से लगा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा एक बार फिर रोहित से कहती है, रोहित अब तो हमारी शादी को टाइम भी हो गया है, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। नेहा मैं जानता हूँ तुम्हारा बाहर जाने का बहुत मन है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ ना, ऑफिस से मुझे ऑफ ही नहीं मिल रहा। मैं जब भी तुमसे बाहर जाने की बात करती हूँ तुम हमेशा मना कर देते हो, आखिर क्यों? मुझे बहुत बुरा लग रहा है सच में। रोहित उसकी बातों का एक बार फिर जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। नेहा फिर से अपनी जेठानी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। हे भगवान, अब क्या करें? इससे पहले कि रागिनी आगे कुछ बोलती, सुमित्रा उसकी बात को काटते हुए आती है। नेहा बहू, तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तू कभी मेरे बेटे को अपने काबू में नहीं कर सकती। अरे तू एडवाइस भी किससे मांग रही है जिसका पति खुद उसकी नहीं सुनता? क्या दीदी भैया आपकी बात नहीं सुनते? नेहा की बात सुनकर रागिनी अपने नजरें झुका लेती है। हाँ नेहा, वो मेरी नहीं सुनते, वो तो बस मेरा सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने उन्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं कहा और कभी कभी ही उन्हें कुछ कहती हूँ। देख लिया तूने अपनी जेठानी को। अरे जैसा तेरी जेठानी का हाल है ना, वैसा ही तेरा भी रहेगा, इसलिए अपनी जिद छोड़ दे क्योंकि वो मेरा बेटा है। और हाँ, तुझे एक बात और बता दूं कि वो मेरी वजह से तुझे कहीं लेकर नहीं जा रहा। अच्छा, तो ये सब किया कराया आपका है? तो माँ जी मैं आपको बता दूं कि अब वो आपका बेटा नहीं बल्कि मेरा पति है। और हाँ, मैं उन्हें अपने काबू में नहीं रखना चाहती, मैं बस उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तू कुछ भी कर ले, जब तक मैं रोहित को परमिशन नहीं दूंगी वो तुझे कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ, मैं उनको अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगी, मतलब लेकर जाऊंगी, वो भी 1 हफ्ते के लिए। पहले मैंने सोचा था 1 या 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब नहीं, अब मैं इनके साथ पूरे हफ्ते के लिए बाहर जाऊंगी। और क्या हुआ अगर भैया दीदी के काबू में नहीं है? अरे कम से कम वो उनकी सुनते तो है। सुमित्रा कुछ बोलती उससे पहले नेहा वहां से चली जाती है और रात को जब रोहित आता है तो वो रोहित को बड़े ही प्यार से कहती है, रोहित आज मैंने दीदी से बात की, वो बहुत उदास थी। अच्छा, पर क्यों, क्या हुआ भाभी को? अरे होगा क्या, भैया उन्हें टाइम ही नहीं दे रहे। उन्हें कुछ भी बात करनी होती है तो या तो वो सो जाते हैं या कहीं चले जाते हैं। ये तो बहुत गलत करते हैं भैया, ऐसे तो उनके रिलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। वही तो, क्यों ना हम उनके लिए कुछ प्लान करें? जैसे क्या? उन्हें कहीं बाहर भेज देते हैं, कुछ दिन बाहर रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अरे पर नेहा, माँ जाने नहीं देंगी। क्यों जाने नहीं देंगी? अरे हम भी चल लेंगे उनके साथ, इसी बहाने हम भी साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे।
रोहित को नेहा का आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो वैसा ही करता है जैसा नेहा कहती है। कुछ देर बाद रोहित सबको बुलाता है और सभी से कहता है, माँ, भैया और भाभी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन मुझसे बिना पूछे? हाँ माँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बीच बीच में ना गैप लेते रहना चाहिए। नहीं, वो दोनों अकेले कहीं नहीं जाएंगे। माँ, किसने कहा कि वो दोनों अकेले जा रहे हैं? अरे मैं और नेहा भी तो जा रहे हैं उनके साथ। नहीं, इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। माँ देखिए, अब हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो चुके हैं, हमें बाहर जाने दीजिए। अगर आपको चलना है तो आप भी चल सकती हैं। रोहित की ऐसी बात सुनकर सुमित्रा चुप हो जाती है और अपनी छोटी बहू की तरफ देखती रहती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये सब उसका ही किया कराया है। पर सुमित्रा कुछ नहीं कह पाती और इस तरह वो चारों एक हफ्ते के लिए घर से बाहर घूमने के लिए चले ही जाते हैं। कहते हैं कि आपके घर पर कौन किस नीयत से आता है ये तो पता नहीं चलता, लेकिन गलत सलाह से आपके घर क्या हो सकता है, देखिए। बहू, मुझे ना तेरी वो सहेली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो अपने सास ससुर के साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। तुम ना उससे दूर ही रहा करो। हाँ देखिए माँ जी, वो क्या करती है वो उसका मतलब है, लेकिन मेरे संस्कार तो मेरे साथ है ना। बस मेरा समय अच्छा बीते इसलिए कुछ देर उसके साथ रह लेती हूँ। अरे लेकिन बहू, साथ का असर दिखने में वक्त नहीं लगता। होता भी ऐसा ही है जिस बात का सासू माँ को डर था। माँ जी, आप तो मेरे बच्चे को बिल्कुल भी ठीक से नहीं देखती। अरे देखिए तो कैसा दुबला हो रहा है। अरे उसका बाप भी बचपन में दुबला ही था, बाद में जाकर सेहत बनी है। और मैं ध्यान नहीं दे रही तो तू कौन सा प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रही है? तू ध्यान दे दे। अब बहू को आ जाता है गुस्सा। पता है, वो मेरी सहेली है ना रिमझिम, उसकी सास भी उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करती थी। भगा दिया, गांव में बैठी है आज वो बुढ़िया। हाँ बेटा, पक्का काम किया है मैंने। बहुत जानती हूँ मैं तेरे जैसी जबान चलाने वाली बहुओं को। जिस घर में तू बैठी है ना, वो मेरा घर है। मेरे पति ने मेरे नाम से खरीदा था, और तेरे पति की जो तनख्वाह है ना, उसमें तो तू कहीं एक कमरे के मकान में रह ले तो गनीमत है। बहू को समझ में आ जाता है कि सामने वाला खिलाड़ी भी कच्चा नहीं है, लेकिन सहेली। अरे तो क्या हो गया, उनका मकान है तो बोल बंटवारा चाहिए। भाई माँ बाप के प्रॉपर्टी में बेटे का बराबर का हिस्सा होता है। बुढ़िया को खुद खाना बनाना पड़ेगा, तब अकल ठिकाने आ जाएगी। पता नहीं तू कैसे नौकरानी बनकर रह लेती है, मुझे तो बड़ा दुख होता है तेरे लिए। तभी रिमझिम का पति मुकेश हाथ में कलछी लेकर आ जाता है। रिमझिम, खाना बना दिया है, पैक भी कर लिया है अपने लिए। अब मैं ऑफिस जाऊं? जाओ, और सुनो, शाम के लिए ना सब्जी ले आना। ये लो 10 रुपए तुम्हारा आज का खर्चा। रिमझिम, कुछ पैसे और दे दो ना। वो क्या है ना, कभी कभी चाय के साथ कुछ खाने का भी मन कर जाता है। अरे वाह, क्या बात है, तो खाना लेकर जाना बंद कर दो। इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास कि तुमको चाय के साथ मठरी और बिस्किट भी खिलाऊं। जाओ यहाँ से। मुकेश, उसका पति, मुंह नीचे लटका कर वहां से चला जाता है। वाह रिमझिम, क्या बात है, तेरा पति तो पूरा तेरे कब्जे में है। और क्या, जरा सा ढील दे दो तो देखो। अरे कैसे माँ के साथ सर पर चढ़ जाता था, अब तो मैंने सबको लाइन पर रखा है। रिया घर आती है और अपने पति सतीश से कहती है, देखो कितना फालतू का खर्चा करते हो तुम। ये देखो, ये फिजियोथेरेपी वाले रोज का पैसा ले जाते हैं एक्सरसाइज के नाम पर। अरे वही एक्सरसाइज रोज करवाते हैं। अपने मम्मी पापा को बोलो कि खुद कर लिया करे, हमारे बस के नहीं है ये सब खर्चे। अरे कैसे बात कर रही हो? पापा के पैर का ऑपरेशन हुआ है, फिजियोथेरेपी लेने के लिए खुद डॉक्टर ने कहा है। नहीं रिया। ठीक है, फिर देख लो, कमाते तो हो नहीं तुम इतना कि खर्चा निकाल सको। कल को बच्चे के लिए कुछ बचाना है कि नहीं। फिर भी अगर तुम थेरेपी वाले को रोकने वाले नहीं हो तो मैं जा रही हूँ मायके। पति क्या करता, बीवी को मनाने के लिए माता पिता की थेरेपी रोक देता है। बेटा, कई दिनों से फिर घुटने में दर्द हो रहा है, प्लीज डॉक्टर को दिखा दो। जी पिताजी, मैं कमरे से कार की चाबी लेकर आ रहा हूँ। बेटा जैसे ही कमरे में जाता है,
पता है कितनी फीस है डॉक्टर की? पूरे 500 रुपए। ऊपर से दवाई लिखेंगे सो अलग। इन लोगों को बोल दो अभी पैसे नहीं है हमारे पास। बेटा बाहर आकर कहता है, पिताजी अभी ना मेरे ऑफिस से फोन आ गया है, तो कल चलते हैं। बेटा पापा को दिखा दे, कहीं घुटना काम करना ही बंद ना कर दे। लेकिन बेटा तो बीवी के कहने पर रहता है और घर से बाहर चला जाता है। देखिए माँ जी, आज काम वाली नहीं आएगी। हाँ तो क्या करूं? मैं सोच रही हूँ कि काम हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। जो पैसे बचे उससे पिताजी का इलाज करवा देंगे। अब कहीं ना कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा ना माँ जी। सास भी पति के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। वो मान जाती है। लेकिन अगले ही दिन से, माँ जी मैं ना सब्जी काट रही हूँ, आप झाड़ू लगा लें और फिर पोछा। अब बेटा मैं सब्जी काट देती हूँ, वो झुककर झाड़ू तो मुझसे नहीं लग पाएगी। बहू जो बैठकर टीवी देख रही थी और हाथ में 2 आलू लेकर बैठी थी। नहीं माँ जी, मेरा फेवरेट शो आ रहा है, मैं सब्जी काटूंगी, आप झाड़ू के बाद पोछा लगा लेना। सास को उम्मीद होती है कि घर के काम से पैसे बचेंगे और उनसे पिता का इलाज कराएंगे। लेकिन पूरे 1 महीने बाद, बेटा सतीश पापा को डॉक्टर को दिखा देना। माँ वो इस बार त्योहार है तो पैसों की कमी है, अगले महीने पक्का। सास को गुस्सा आ जाता है। वो समझ जाती है कि सब पढ़ाया बहू का ही है। फिर एक रोज, अरे ये क्या कर रही हो? ये बेटे और बहू का सामान क्यों निकाल रही हो? वो लोग आएंगे तो गुस्सा करेंगे। लेकिन सास एक बार भी नहीं सुनती और बेटे बहू का सारा सामान निकाल कर बाहर रख देती है। थोड़ी देर में हाथ में शॉपिंग बैग लेकर बेटा बहू घर आते हैं। अरे ये क्या? किसकी हिम्मत हो गई मेरे सामान को कमरे से बाहर करने की? मेरी हिम्मत हुई है। और हाँ, ये कागज है घर के। मैं तुम दोनों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करती हूँ, निकल जाओ। क्योंकि कल यहाँ 2 पीजी लड़कियां रहने आ रही है। उनके पैसों से मैं अपना और अपने पति की दवाई, इलाज, खाना पीना सब कुछ कर सकती हूँ। अरे कैसी कलयुगी माँ हो तुम? कोई अपने बेटे को यूं ही घर से बेदखल नहीं करता। मैं ना कहती थी, तुम्हारी माँ के दिल में खोट है, खोट। खोट किसके दिल में है ये तो बहू ऊपर वाला देख रहा होगा। कल तक तुम लोगों के पास अदालती कार्रवाई के पेपर भी आ जाएंगे। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मियाँ बीवी के जाने के बाद माँ रोने लगती है। देखो तुमने जो किया वो ठीक किया है। ये समाज की सोच है कि माता पिता बुढ़ापे में कितनी भी मुश्किलों का सामना करे, लेकिन बच्चों को कुछ भी बोलो तो कलयुगी हो जाए। उधर सतीश रिया से कहता है, यार कहाँ चले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखा, तुम्हारी माँ ने एक बार भी नहीं सोचा कि बेटा बहू कहाँ जाएंगे। मैं चली अपने मायके, तुम अपना देख लो। अरे जिसके माँ बाप ने ही निकाल दिया हो उसके साथ मैं क्या करूंगी रहकर। रिया सतीश को छोड़कर चली जाती है। रास्ते में बैठा सतीश सोच ही रहा होता है कि वो कहाँ जाए कि सामने एक माँ को देखता है जो अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है। माँ तूने भी तो कुछ नहीं खाया, तू भी खा ले। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा तो पेट ना भरा हुआ है, तू खा। हाँ, और कुछ खाएगा? ले आऊं मैं? नहीं माँ, मुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तू मुझे खुश करने के लिए ये बोल रही है। सतीश को अपनी माँ की याद आती है। वो भागकर घर जाता है। माँ मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है। मैं अब इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे बस एक बार माफ कर दे माँ। माँ सतीश को गले लगा लेती है। वो जानती है कि बेटा ठीक रहा तो बहू की मजाल नहीं होगी कि किसी को दुख दे। माँ छोले भटूरे खाने का बहुत मन हो रहा है, बना दो ना। बेटा तुम लोगों की फरमाइश है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ घुट्टों के दर्द से मेरी जान जा रही है और तुझे छोले भटूरे की पड़ी है। साफ साफ बता रही हूँ, मुझसे ये फरमाइशी खाना नहीं बनता। दाल चावल बनाकर रखे हैं, खा ले चुपचाप। फिर से दाल चावल? अरे माँ कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करो, आखिर कोई कितना दाल चावल और दलिया खाएगा।
ऐसा है बेटा, अपने बड़े भाई को कह कि शादी की उम्र हो रही है तो शादी कर ले। घर में बहू आएगी तो इस रोज रोज की किटकिट से मेरी जान छूटेगी। फिर भाभी से बनवाना अपनी पसंद का खाना। मुझे तो अब घर के काम से ऊबन हो गई है। शाम के समय, अरे भैया, चाचा जी ने 2-3 फोटो भेजी है, आप देखकर बताओ ना भाभी के लिए किसको सिलेक्ट करें। अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, आते ही दिमाग चाटने लगे। चल पहले एक कप चाय बना कर ला। भैया बात को टालो मत ना, मुझे पता है आपको कोई चाय वाय पीने का मन नहीं है, बस शादी की बात को रफा दफा करने के लिए बात बदल रहे हो आप। अरे मैं पूछ रही हूँ कब तक भागते रहोगे यार, शादी तो करनी है ना, आज नहीं तो कल। फिर कर क्यों नहीं लेते? कितने अरमान है मेरे अपने भाई की शादी में एंजॉय करने की। मुझे तो लग रहा है आपकी शादी का इंतजार करते करते बूढ़ी हो जाऊंगी मैं। देख रचना, पहले भी 100 दफ़ा बोल चुका हूँ, एक बार और बोल देता हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, आज नहीं कल नहीं, करनी ही नहीं। बात आई समझ में? या फिर 1-2 बार और बोल दूँ ताकि सबको अच्छे से मेरी बात समझ में आ जाए? अरे मैं परेशान हो गया हूँ रोज़ रोज़ एक ही बात को रिपीट करते करते। आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या मेरी शादी करने के अलावा? ऐसा है बेटा, माँ अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इसी उम्मीद में घर गृहस्थी में पीसती है कि एक दिन उसके बेटे की शादी होगी और वो घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंप कर कुछ दिन सुकून से जिएगी। मुझे ये बता, मुझे कोई हक नहीं है क्या कि मैं भी 2-4 दिन चैन से बैठकर 2 रोटी खा सकूं? तुम्हारे पिताजी को नौकरानी के हाथ का खाना नहीं खाना, सुपुत्र को शादी नहीं करनी, कुल मिलाकर जीवन भर घर में रोटियां बनाने के लिए सिर्फ मैं ही बची ना। और ठीक है, हमने तो अपनी किस्मत समझकर इसे भी स्वीकार कर लिया। बना रही हूँ ना इतने सालों से 3 वक्त का खाना, लेकिन उसमें भी हमारे शहजादे और शहजादियों को अब घर का खाना पसंद कहाँ आता है, क्योंकि वो तो है आज के ज़माने की जी। इनको रोज़ चाहिए पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, डोसा। देखो कान खोल कर सुन लो, मुझसे ये शाही पकवान नहीं बनते। जो इस बूढ़ी माँ से बन सकता है वो मैं बना कर खिला रही हूँ। अब जिसको ज़्यादा रंग बिरंगा खाना खाने का मन करता हो वो खुद जाए किचन में और अपने हाथों का जादू चलाकर बना ले अपने लिए। अरे माँ, ये तो सरासर ज्यादती हुई ना कि अगर मैं शादी करने को तैयार नहीं हूँ तो आप हमें ऐसा बीमारों वाला खाना खिलाएंगी। अच्छा ठीक है, मेरे पास में ना आपकी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। अब आपसे खाना नहीं बन रहा है ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी भी सड़क चलती लड़की से शादी कर लूँ और उसे अपने घर ले आऊँ। वैसे भी माँ, अपनी सोच बदलो, बहुएं सिर्फ खाना बनवाने के लिए नहीं लाई जाती। मैं आपके फ़ोन में ना ज़ोमैटो और ब्लिंकिट डाउनलोड कर देता हूँ। आपको जब जो खाने का मन हो आप यहाँ से ऑर्डर करके मंगा लिया करो। ये आपके चंगू मंगू है ना, ये परेशान करना बंद कर देंगे। अजय माँ के फ़ोन में ज़ोमैटो ऐप डाउनलोड कर देता है और उन्हें इस्तेमाल करना भी सिखा देता है। अरे रहने दे, मेरे फ़ोन में ये सब डाउनलोड मत कर। बिना बात आदतें ही तो ख़राब होती है सब चीज़ों से, कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना है। अरे कुछ नहीं बिगड़ता माँ, कभी कभी खाने से, सब खाते हैं। अगले दिन शाम के समय अजय ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी उसे पड़ोस में रहने वाली अंतिमा दिखाई देती है, जो अपने घर के बाहर खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पर बात कर रही थी। अरे दीदी, मेरे लिए कोई लड़कों की कमी थोड़ी ना है। पिछले महीने 3-3 लड़कों के रिश्ते आए थे, लेकिन मेरी ना अभी इच्छा ही नहीं है शादी करने की। वैसे भी मेरी कौन सी उम्र निकल जा रही है, अच्छी खासी जॉब कर रही हूँ, एक ढूंढूंगी ना तो 10 लड़के मिल जाएंगे मुझे। हाँ। अरे मैडम, रास्ता छोड़ो। हाँ, हमें पता है बहुत रूप की रानी हो आप, और आपके घर के बाहर रोज़ लड़कों की लाइन लगती है, लेकिन ये आने जाने वालों का रास्ता रोक रोक कर चिल्ला चिल्ला कर बात करने का मतलब क्या है? अपने घर में बैठकर बात करो ना। लो चले आए मुंह उठाकर। तुमसे कौन बात कर रहा है? मैं तो अपनी दीदी से बात कर रही थी। तुम्हें दिक्कत हो रही है ना तो तुम मत सुनो। हाँ, तो तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ थोड़ी ना खड़ा हूँ। तुम रास्ता छोड़ोगी तभी तो निकलूंगा ना। तब से मेरे मुंह के आगे मंडरा रही हो, इधर जाओ तो इधर, उधर जाओ तो उधर आकर बात करने लगती हो। अरे खूब समझती हूँ मैं तुम्हारी जलन को। खुद की तो उम्र निकलती जा रही है, एक ढंग का रिश्ता नहीं आ रहा, इसलिए जिसके रिश्ते की बात चल रही है ना उससे जल रहे हो तुम। शक्ल पर लिखा है तुम्हारी। बड़ी गजब की पागल लड़की हो तुम। तुम्हारा कोई टीका वीका छूट गया था क्या बचपन में? मेरा रास्ता छोड़ो महारानी और जाने दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बकवास में। अजय अपना सर ढूंढते हुए घर पहुंचता है। भैया समझाओ ना मम्मी को, देखो आज फिर वही लौकी की सब्जी बनाकर रखी है, मुझसे ये उबला हुआ खाना नहीं खाया जा रहा। अरे यार, मैं पहले से परेशान हूँ, जहाँ देखो वहाँ बवाल ही हुआ रहता है। 2 मिनट की शांति मिल सकती है इंसान को कि नहीं? एक तो पता नहीं कैसे कैसे पागल लोग रहते हैं पड़ोस में, सड़क चलते लोगों से सर भिड़ाकर लड़ने को तैयार रहते हैं। ऊपर से घर आओ तो घर भी हमेशा अखाड़ा बना रहता है। माँ, क्यों रोज़ रोज़ का तमाशा करवाए रहती हो आप? मैंने कल ज़ोमैटो डाउनलोड करके दिया था ना आपके फ़ोन में, कर दो ना उसी से ऑर्डर, मेरी जान छोड़ो।
बेटे को गुस्से में देख माँ दोनों बच्चों की पसंद पूछकर उनके लिए जोमेटो से खाना ऑर्डर कर देती है। एक बार जोमेटो से बिना मेहनत के स्वादिष्ट खाना खाने के बाद अब तो सबको ये बड़ा आसान तरीका मिल गया था। शांति भी अपनी मुसीबत टालने के लिए फटाफट जोमेटो से कुछ ना कुछ स्पाइसी और स्पेशल सा ऑर्डर कर देती, जिसे खाकर घर में सभी लोग वाह वाह करते रहते। लेकिन ये जो रास्ता अजय ने अपने परिवार को दिखाया था, ये इतना आसान नहीं था। इससे अजय के लिए दिक्कतें खड़ी होने वाली थी। महीने के अंत में, माँ वो 15,000 दिए थे ना मैंने आपको पिछले महीने, उसमें से 5,000 दे दो ना, थोड़ी ज़रूरत है। अरे कौन से 5,000? ये जो रोज़ रोज़ जोमेटो से खाना आ रहा है, नाश्ते के नाम पर रोज़ ब्लिंकिट से कभी मैगी कभी पास्ता आ रहा है, वो सब इन्हीं पैसों से तो आता है। बेटा पैसे तो सारे खर्च हो गए, कुछ नहीं बचा मेरे पास। उल्टा मैं तो खुद तुझसे पैसे मांगने वाली थी। क्या बात कर रही है मम्मी, 15,000 दिए थे मैंने आपको, आप लोगों ने सब जोमेटो से खाना ऑर्डर करने में उड़ा दिए। अरे तो मुझे क्यों आंखें दिखा रहा है? मैंने खा लिया क्या सब कुछ? जो शाही पनीर मंचूरियन घर में आता है, उंगली चाट चाट के तुम सब खाते हो। एक दिन में 600-700 का ऑर्डर आ जाता है, तो खुद हिसाब लगा लो कितना बजट बनेगा एक महीने का। माँ की बात सुनकर अजय अपना सर पीट लेता है। अरे मम्मी आप लोग थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। मैंने आपके फ़ोन में जोमेटो ऑर्डर करने का रास्ता बता दिया है, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि दिन के 3 टाइम आप लोग बाहर से मंगा कर खाना खाओगे। ना तो ये हमारी पॉकेट के लिए सही है और ना ही सेहत के लिए। पैसों का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में सेहत का नुकसान भी हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे घर नहीं चला करते। और मम्मी ये बात मुझे आपको क्यों समझानी पड़ रही है? आपको तो ये बात समझ में आनी चाहिए। हाँ बेटा, सब मैं ही समझू, माँ को ही समझाओ सब कुछ। तुम मत समझना, सालों से तुम्हारे आगे बिन बजा रही हूँ कि शादी कर लो। तुम्हें आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, मैं सबको साफ शब्दों में समझा रहा हूँ। बहुत हो गया जोमेटो और स्विगी, अब कोई खाना बाहर से ऑर्डर नहीं होगा। जिसको जो खाना है घर में बनाकर खाओ। तेरे बाबूजी रिटायर हो गए हैं और हम अब खर्चों के लिए तुझ पर डिपेंड हो गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तू हमें छोटी छोटी बातों के लिए इस तरह से सुनाएगा। माँ इमोशनल ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी पता है कि जो इस घर में चल रहा है वो गलत है। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे थोड़ी सख्ती तो दिखानी पड़ेगी ना। अगले दिन अजय ऑफिस चला गया था। शांति को घर के बाहर उदास खड़े देख पड़ोस में रहने वाली अंतिमा उसके पास आती है। क्या बात है आंटी जी, आज आपका चेहरा बड़ा उतरा उतरा लग रहा है। कुछ बात हुई है क्या? क्या बताऊँ तुझे, बुढ़ापे में भी चैन नहीं लेने दे रहे मुझे मेरे बच्चे। मेरा बड़ा बेटा है ना, वो शादी करने को तैयार ही नहीं होता। और दोनों छोटे हैं, उनकी जीभ इतनी चटोरी है कि घर का बना सादा खाना उनको पसंद नहीं आता। अरे अब मैं बूढ़ी औरत कहाँ से रोज़ रोज़ उनके लिए चाट पकौड़े बनाऊँ? जोमेटो से रोज़ उनको मंगा कर खिला देती थी, लेकिन अब उसमें भी अजय को ऐतराज़ है। समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। अरे आंटी जी, बस इतनी सी बात। आपकी प्रॉब्लम का मेरे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है। देखिए, मैंने ना कुकिंग कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। रोज़ मैं कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ। आपकी हाँ हो तो आपको भी दे जाया करूँगी। आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और मुझे अपने खाने के लिए कोई ऐसा बंदा भी मिल जाएगा जो मेरे खाने का ठीक ठाक रिव्यू कर सके। अरे बेटा, नेकी और पूछ पूछ। क्यों नहीं बेटा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ऐसा कर, आज से ही बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर मुझे दे जाया कर। बस मैं तो अभी इस झंझट से ना मुक्ति पाना चाहती हूँ। उसी दिन से अंतिमा कभी पिज्ज़ा, कभी बर्गर, कभी मंचूरियन, कुछ न कुछ स्पेशल बनाकर शांति के घर देने आने लगती है। शाम को अजय ऑफिस से वापस आता है तो क्या बात है, लग रहा है भूल गए आप लोग कि फिर से याद दिलाना पड़ेगा। ये जोमेटो से मंगा के फ्राइड राइस मंचूरियन खाना बंद कर दो, वरना अब मैं घर में पैसे रखना ही बंद कर दूंगा। ज़्यादा ज़ुबान मत चला, समझा? याद है मुझे तेरी सारी बातें। और कोई जोमेटो से नहीं मंगाया मैंने ये खाना। खा कर देख कितना बढ़िया बना है। पड़ोस वाली अंतिमा है ना, बड़ी नेक बच्ची है, वही बना कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से जो तू चटकारे ले लेकर खा रहा है ना, वो सारा खाना अंतिमा का बनाया हुआ है। छी, पहले बता दिया होता माँ आपने तो मैं हरगिज़ न खाता उसके हाथ का बना हुआ खाना। उसके हाथ का बना खाना खाने से अच्छा है कि मैं भूखा मर जाऊं, लेकिन उसके जैसी नकचड़ी लड़की के हाथ का बना हुआ खाना कभी नहीं खाऊंगा मैं। क्यों भैया, ऐसी क्या खराबी है? अंतिमा दीदी इतनी प्यारी तो है, वो हमेशा इतने अच्छे से मिलती है, हाय हेलो करती हैं। इतना ही नहीं, कॉलेज का काम हो या कोई और, हमेशा आगे बढ़कर हेल्प करती है। प्रॉब्लम दीदी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। आप नकचड़े हो, वो नहीं। अच्छा मोटी, अभी बताता हूँ तुझे। बहुत बोलने लगी है, बहुत अच्छी लग रही है तुझे, तो जाकर उसी से पॉकेट मनी ले लेना आपसे। अरे क्यों टांग खींच रही है बड़े भाई की?
जाओ अपना अपना काम करो। अभी अभी वो ऑफिस से आया है, थोड़ा सा आराम करने दे उसको। भैया वैसे रचना ने कोई गलत बात नहीं कही। अंतिमा दीदी वाकई बहुत अच्छी है और उनके हाथ का बना खाना आहा इतना टेस्टी और हेल्दी है। मैं तो जोमेटो और स्विगी भी भूल गया हूँ। अगले दिन, आंटी जी मैंने आज छोले भटूरे बनाए हैं, आप चेक कर बताइए ना कैसे बने हैं। वैसे छोले भटूरे पसंद तो है ना आपको? हाँ बेटा, मुझे तो पसंद है, पर अजय को ना खास तौर पर छोले भटूरे बहुत पसंद है। उंगलियां चाट चाट कर खाता है वो। लेकिन भटूरे ना उसे एकदम कढ़ाई से निकले हुए गर्मा गर्म और कुरकुरे चाहिए होते हैं। एक आइडिया है आंटी जी, संडे के दिन मैं आपके घर आकर ही छोले भटूरे बनाऊंगी और सबको गर्मा गर्म खिलाऊंगी, क्या कहती हो? हाँ बेटा, आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, रविवार के दिन तू छोले भटूरे बनाना। उस दिन तो सब बच्चे घर में ही रहते हैं, सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। रविवार के दिन अंतिमा आती है और रसोई में खड़े होकर छोले भटूरे बनाने लगती है। मम्मी ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्या ज़रूरत है इस नकचड़ी को यहाँ बुलाने की? अरे कहाँ से नकचड़ी दिखाई दे रही है तुझे? इतनी प्यारी बच्ची है और तुझे पसंद नहीं है। ऐसा है ना तो तू जाकर अपने कमरे में बैठ, यहाँ पर तरह तरह की शक्ल बनाने की कोई ज़रूरत ना है। माँ की बात सुनकर वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। घर में सबको गर्मा गर्म छोले भटूरे खिलाने के बाद, आंटी जी अजय नहीं आया, उसे नहीं खाना क्या छोले भटूरे? अरे बात मत कर उस नालायक की। कहते हैं ना, भैंस के आगे चाहे जितना बीन बजा लो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने तो बहुत समझाया कि अंतिमा इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है, जब तेरा फेवरेट है तो आकर गर्मा गर्म खा ले। लेकिन पता नहीं क्या परेशानी है उसे, हर समय मुंह सड़ाए बैठा रहता है। मैं एक बार कोशिश करूं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू भी पूछ कर देख ले। वैसे ना वो अड़ियल घोड़ा इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। अजय, तुम्हारे तो छोले भटूरे फेवरेट है ना, फिर खाने से मना क्यों कर रहे हो? फेवरेट है लेकिन तुम्हारे हाथ का नहीं खाना है। अरे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी बुद्धि थोड़ी मोटी है या सिर्फ मेरे सामने ही ऐसे डम बनने की कोशिश करते हो तुम? देखो अंतिमा, बदतमीजी से मत बात करो मेरे साथ, जाओ यहाँ से। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, आज तुमसे खुलकर पूछने आई हूँ। रोज मैं इतनी मेहनत से खाना बनाकर देकर जाती हूँ, सच बताना क्या आज तक एक टुकड़ा भी अपने मुंह में रखा तुमने? नहीं रखा और आगे से भी नहीं रखूंगा। कह दिया ना, दूर रहो मुझसे। बहुत रिश्ते आ रहे ना तुम्हारे, तो शादी करो, अपना घर बसाओ, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? लड़ाई करने के लिए तुम्हारे ससुराल में भी कोई ना कोई तुम्हें मिल ही जाएगा। एक नंबर के घोंचू हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आता? इतने दिनों से ये दिन रात मेहनत मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खुश करने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ये रोज रोज तरह तरह का खाना बनाकर तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ, तुम्हारे छोटे भाई बहन और मम्मी के लिए नहीं। लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया? और नहीं तो क्या, एक से बढ़कर एक गधे देखे मैंने, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। लड़की के दिल की बात तुम्हें समझ में नहीं आती? नहीं खाना ना तुम्हें छोले भटूरे तो ठीक है, मत खाओ। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। और सुनो, आंटी को खाना बनाने में दिक्कत होती है तो कोई देख लो सती सावित्री, जो जीवन भर तुम्हारे पागलपन को बर्दाश्त करे और आंटी को खाना बनाकर खिला सके। अपनी बात तो बता दी, लेकिन मेरी भी सुनती जाओ। जानना नहीं चाहोगे 30 साल तक कंवारा क्यों बैठा हूं मैं? क्यों शादी नहीं करना चाहता? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और तुम हो कि हर समय मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढती रहती हो। बस इसीलिए आज तक शादी के नाम से मुंह छुपाता घूम रहा हूं मैं। अगर ऐसी बात थी तो कभी बताया क्यों नहीं? शादी नहीं करोगे यह बात तो चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता दी, लेकिन मुझसे शादी करना चाहते हो ये बात आज तक कभी किसी को बताई? तुम्हारी हरकतें देख कर ना दिल तो यही कर रहा है कि तुम्हें शादी के लिए मना कर दूं। तुम्हारे जैसे लड़के वैसे शादी करने के लायक नहीं होते। देखो देखो, फिर से झगड़ा करने लगी। बस तुम्हारी इसी आदत के कारण आज तक तुमसे अपने मन की बात नहीं कह पाया हूं। जब देखो तब झगड़ा करती रहती हूँ। अरे भैया, सब सुन लिया मैंने। कमाल की घन चक्कर हो आप दोनों। और अंतिमा दीदी, आप 1 महीने से पूरे परिवार को बना बना कर खाना खिला रही हो, लेकिन एक बार सामने से आकर भैया को आई लव यू नहीं बोल सकती थी? हमारे भाई साहब तो आपसे भी बढ़कर है, शादी के नाम से ऐसे चिढ़ जाते हैं जैसे किसी ने उनकी दुम पर पाँव रख दिया हो। अरे भैया, इतनी बार आपसे जानने की कोशिश की मैंने कि आपको शादी क्यों नहीं करनी, लेकिन ये मुंह पर जो ताला लगा कर रखा था, किसी और के सामने ना सही अपनी बहन के सामने तो खोल सकते थे। चलो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। आप दोनों की शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी। रचना भागती हुई अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें अजय और अंतिमा के बारे में बताती है।
अरे बेटा, तेरे जैसी सुंदर सुशील इतनी प्यारी लड़की तो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और तेरी वजह से तो मेरे नालायक बच्चों की बाहर का खाना खाने की आदत छूटी है, वरना इनको तो 24 घंटे बस रेस्टोरेंट का खाना खाने की लत लग गई थी। तू मेरे घर दुल्हन बनकर आएगी ना तो किस्मत ही खुल जाएगी हमारी तो। बिना देरी किए शांति झटपट शादी का मुहूर्त निकलवाती है और अंतिमा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आती है। माधुरी मेरठ की रहने वाली थी। अभी कुछ ही महीनों पहले उसकी शादी हरिद्वार के रहने वाले महेश के साथ हुई थी। जब से माधुरी की शादी हरिद्वार में हुई थी, भैया वो तो जैसे टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनकर कोई भी वहां जाने की ख्वाहिश जताए बिना नहीं रह पाता था। और माधुरी इस सेलिब्रिटी वाले फील को खूब एंजॉय कर रही थी। लगभग हर रोज ही उसके पास किसी न किसी पास या दूर के रिश्तेदार का फोन आ ही जाता। अरे हाँ बुआ जी, मेरा ससुराल हरिद्वार में ही है। हाँ, गंगा जी तो समझ लो छत से दिखाई पड़ती है। अरे इतनी सुंदर जगह है कि क्या बताऊँ। इतना अच्छा मौसम रहता है कि मज़ा ही आ जाता है। आप भी आओ ना, हरिद्वार घूमना भी हो जाएगा और मुझसे मिलना भी। अब ज़्यादा सोचिए मत, जल्दी से टिकट कटा के यहाँ चली आइए। ओ बेटा, होटल का खाना पानी ना मुझे सूट नहीं करता, बस इसीलिए इच्छा होते हुए भी कभी कहीं तीरथ नहीं जा पाती। लेकिन सच्ची जब से पता चला है कि तेरा ससुराल हरिद्वार में है, सबसे ज़्यादा खुशी बेटा मुझे ही हुई है। अरे बुआ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका जब मन करे तब आप बेफिक्र होकर हरिद्वार आइए और जितने दिन आपका मन करे उतने दिन आराम से यहाँ पर रहकर मंदिरों के दर्शन करिए। खूब खुश रहे बेटा, मेरी तो मन की मुराद पूरी हो गई जैसे। मैं तैयारी कर लेती हूँ और आज ही रात को बस में बैठ जाऊँगी। अगले दिन सुबह 4 बजे, महेश जी उठिए ना, देखिए 4 बज गए। अरे तो 4 ही बजे, इतना शोर क्यों मचा रही हो? सुबह के 4 बज रहे हैं, मेरी बुआ जी बस स्टॉप पर पहुंच गई होंगी। अब जाओ ना, जाकर मेरी बुआ को लेकर आओ ना। अरे यार, पिछले 2 महीने में ये 4थी बार है जब तुम्हारे कोई रिश्तेदार यहाँ आ रहे हैं। और अगर तुम्हारी बुआ आ भी रही है तो इतनी सुबह वाली बस से आने की क्या ज़रूरत थी? बस तो पूरा दिन चलती है। इतनी सुबह नींद खराब कर दी तुमने मेरी। महेश जब बुआ जी को लेने के लिए बस स्टॉप पहुंचा तो उसने देखा कि बुआ जी वहां अकेली नहीं थी। बुआ जी के साथ उनका बेटा, बहू और 2 पोते भी थे। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। अच्छा तुम ये बैग उठाकर गाड़ी में रखो, तब तक हम लोग अंदर बैठ जाते हैं। बुआ की बात सुनकर बेचारा महेश बड़े बड़े 3 बैग उठाकर गाड़ी की डिक्की में डालता है और बाकी सबको गाड़ी में बिठाकर घर पहुंच जाता है। माधुरी, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी बुआ आने वाली है, लेकिन यहाँ तो बुआ अपना पूरा खानदान लेकर आई हैं। अरे कहने का मतलब क्या है आपका? कोई आ रहा है तो उसे आने से मना कर दूं क्या मैं? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं है माधुरी, लेकिन अचानक से 5-5 लोगों के रहने का इंतज़ाम करना मुश्किल हो जाता है ना। ऊपर से तुमने पहले से बताया भी नहीं कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ आने वाला है। मैं कुछ इंतज़ाम तो कर लेता। अगर आपको मेरे रिश्तेदारों से इतनी तकलीफ हो रही है ना तो बता दो, मैं आगे से कभी किसी को यहाँ नहीं बुलाऊंगी। और कहिए तो बुआ जी को भी वापस भेज देती हूँ। भेज दूँ? अरे यार, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना लेती हो? जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो तुम समझती नहीं हो। खैर छोड़ो, मेहमान आ गए, अब उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। सबकी चाय के बाद, माधुरी बेटा, बड़ी ज़ोर की भूख लग रही है, तो ऐसा कर बढ़िया से आलू के पराठे बना ले। क्या बुआ जी, अभी तो 5 भी नहीं बजे। आप 1-8 घंटा सो लीजिए ना, अभी तो नाश्ते का टाइम भी नहीं हुआ। अरे बेटा, जब जागो तभी सवेरा और जब सवेरा तभी नाश्ता, इसलिए तो ना अब नाश्ते की तैयारी में लग जा बेटा जल्दी से। भाई माधुरी, जल्दी से भरपेट नाश्ता कराओ बुआ जी को। और हाँ, ऐसा करो, पराठे नहीं, आलू की गर्मा गर्म कचौड़ियाँ सेक कर लाओ तुम। 8-10 तो मैं ही चट कर दूंगा। ये तूने बढ़िया आइडिया दिया बेटा, ठीक कह रहा है महेश। माधुरी, तू कचौड़ियाँ ही बना ले, और मेरे दोनों पोते तो ऐसी उंगली चाट चाट की कचौड़ी खाते हैं कि क्या बताऊँ। अच्छा ऐसा करना, 15-20 कचौड़ी फालतू सेंक लेना बेटा। अभी नहा धोकर हम लोग घूमने जाएंगे ना तो बाहर काम आ जाएंगी। और भाई जब अपना घर है यहाँ तो बाहर का खाना क्यों खाना, ठीक कहा ना? जी बुआ जी, बिल्कुल ठीक कहा। माधुरी और उसकी जेठानी रसोई में जाते हैं और सभी के लिए कचौड़ियाँ बनाने लगते हैं। अरे माधुरी, 5 किलो आलू की कचौड़ियाँ चट कर गई है तुम्हारी बुआ जी एंड फैमिली। मेरी तो कचौड़ी बनाते बनाते कमर टेढ़ी हो गई है।
मैं तो बस ये सोच रही हूँ, जब इन्होंने नाश्ते में इतना खा लिया तो लंच डिनर में क्या होगा। मैं समझ रही हूँ भाभी, इतने लोगों का खाना बनाते बनाते आप भी थक गई हैं। लेकिन आप ये सोचिए ना, मेहमान कोई रोज़ रोज़ तो आते नहीं, बुआ जी भी 1-2 दिन में लौट ही जाएंगी। वो तो ठीक है माधुरी, लेकिन इनकी रुकने का भी तो इंतज़ाम करना होगा ना। अरे भाभी, अभी आप हमारे खानदान को जानती कहाँ हैं। आप देखना, इंतज़ाम करना ही नहीं पड़ेगा। ज़मीन पर गद्दे लगा देंगे तो सब लोग ज़मीन पर ही सो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, चलो एक चिंता दूर हो गई। कचौड़ी को रास्ते में खाने के लिए पैक कराने के बाद बुआ जी अपने परिवार के साथ हरिद्वार दर्शन के लिए निकल जाती हैं। शाम के 4 बजे। माधुरी बेटा, बड़ी थकान हो गई है, ज़रा बढ़िया सी चाय तो बना ला। और बेटा, बड़ी ज़ोर की ना भूख लगी है, तो खाने के लिए कुछ बना दे। इस समय खाना? हाँ बेटा, ऐसा कर, आलू पूरी बना ला, फटाफट बन जाएंगी। अरे यार माधुरी, तुम्हारी बुआ की फरमाइश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब 4 बजे हम खाना बनाएंगे तो रात का खाना कब बनेगा? रेखा और माधुरी अभी बात कर ही रहे थे कि उनके दरवाजे की बेल बजती है। जी, आप कौन? अरे बेटा, हम मेरठ से आए हैं। माधुरी यहीं रहती है ना? मैं उसकी मम्मी की मौसी की लड़की हूँ। अच्छा अच्छा, आइए ना, अंदर आइए। तुम्हारी दूर की मौसी आई है, जाओ उनसे मिलाओ और देखो उन्हें भी चाय नाश्ता चाहिए हो तो लगे हाथ फिर से चाय चढ़ा दो। लगता है मेरे आ जाओ हरिद्वार घूम जाओ वाले वाक्य को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है सबने। अरे यार, अभी तो बुआ जी गई भी नहीं कि मौसी आ गई। बेचारी माधुरी अपना सर धुनती हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि मौसी और बुआ बैठी सास के साथ बातें कर रही हैं। बहन जी, पहले तो हमारे यहाँ ना बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन आजकल उन पुरानी परंपराओं को निभाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए अब हम लोग ना बेटियों के घर जाकर खा पी तो लेते हैं, लेकिन लौटते समय उन्हें पैसे देकर जाते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई भार ना चढ़े। क्या बुआ जी पैसे देकर जाने वाली है? खैर, कहीं होटल में रहती तब भी तो उन्हें खर्च करना ही पड़ता, वही पैसे मुझे देकर जाएंगी तो उसमें उनका कोई नुकसान भी तो नहीं है। बुआ जी और मौसी जी जो पैसे देकर जाएंगी उसमें से आधे पैसे मैं भाभी को दे दूंगी। आखिर उन्होंने भी सबकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेचारी एक टांग पर खड़े होकर काम में लगी हुई है। रात को सबके खाना खाने के बाद, बेटा देखिए, फोल्डिंग बेड पर तो मुझसे सोया नहीं जाता। मैं और तेरी मौसी ना तेरे कमरे में सो जाते हैं, और मेरे रवि की तो कमर में दर्द रहता है, वो भी बेटा नीचे नहीं लेट पाएगा। हाँ अच्छा, रवि अपने फैमिली के साथ रेखा के कमरे में सो जाएगा। 1-2 दिन के लिए तुम लोग एडजस्ट कर लेना। रेखा और माधुरी दोनों के कमरों पर बुआ जी के परिवार ने कब्जा कर लिया था। बेचारी रेखा और माधुरी अपने पति के साथ तकिया और चादर लेकर हॉल में आ गई थी। क्या कह रही थी तू? नीचे बिस्तर लगा देंगे और सब लोग उसी में एडजस्ट कर लेंगे। हो गया एडजस्ट? अब अपने घर में हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। आप चिंता मत करो ना भाभी, 2 दिन हो गए हैं। मुझे लगता है कल तक तो बुआ जी वापस चली ही जाएंगी। मौसी और बुआ को तो जैसे पिकनिक स्पॉट मिल गया था। रोज़ सुबह वो ठूस ठूस कर नाश्ता करने के बाद 8-10 पराठे पैक करवा के घूमने के लिए निकल जाते और फिर वापस आकर एक बार जमकर दावत उड़ाते। 1 सप्ताह बीत गया था, लेकिन ना तो बुआ माधुरी के घर से हिलने का नाम ले रही थी और ना ही मौसी। खाना बनाते बनाते माधुरी और रेखा की हालत एकदम पस्त हो गई थी। महेश जी, अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। बहुत हो गई रिश्तेदारी, अब कैसे भी करके इन्हें यहाँ से वापस भेजो ना। अच्छा, भलाई लेने के लिए सबको अपने घर बुलाओ तुम, और वापस मैं भेज दूँ, ताकि सब यही समझे कि उनके यहाँ आने से मुझे समस्या है। जब मैं तुम्हें समझाता था तब तो तुम मुझे ही कहती थी अगर रिश्तेदार कुछ दिन के लिए यहाँ आ भी जाएंगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ठीक है ना, अब क्या दिक्कत है, करो रिश्तेदारों की खातिरदारी। अरे थक गई हूँ मैं। अब तो कोई मुझे मेरा एड्रेस भी पूछेगा ना तो मैं उसे ये नहीं कहने वाली कि मैं हरिद्वार में रहती हूँ। पता नहीं कब कौन कहाँ से टपक जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रिश्तेदार होटल का पैसा बचाने के लिए हमारे यहाँ आकर रुक रहे हैं। चलो, देर से ही सही तुम्हारी आंखें तो खुली। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आइडिया बताता हूँ कि क्या करना है। महेश माधुरी के कान में कुछ समझाता है। कुछ देर बाद, बुआ जी, मौसी, चाहती तो मैं यही थी कि आप लोग अभी कुछ दिन और यहाँ रुके, लेकिन मुझे ना आज ही महेश के गांव के लिए निकलना होगा। गांव में इनकी काकी की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तो अपना मन छोटा मत करना, हम
फिर आ जाएंगी। अभी तेरा गांव जाना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हम सामान पैक कर लेते हैं, बस तो हमें मिल ही जाएगी। सारे मेहमान सामान पैक करके जाने लगते हैं। देख बेटा, वैसे तो बेटी के घर का खाना नहीं चाहिए, लेकिन ये पापी पेट तो खाना मांगता ही है ना। चल, ये रुपए मेरी तरफ से रख ले, समझना बुआ ने अपने खाने का कर्ज उतार दिया। क्या 10 रुपए? हाँ बेटा, यही तो बात है। बड़े बुजुर्ग जो करते हैं उसमें सबकी भलाई छिपी होती है। हमारे यहाँ यही रिवाज है, अमीर हो या गरीब, बेटियों को विदाई में बस 10 रुपया ही देगा, ताकि कोई अपने को छोटापन महसूस ना करने पाए। ये तो बुआ और मौसी ने मेरे साथ मोए मोए कर दिया। 10 रुपए कौन देता है? इससे अच्छा ना देती वही ठीक था। खैर, बड़ी मुश्किलों से पूरे 1 सप्ताह के बाद मेहमान अपने घर की ओर लौट गए थे। रेखा और माधुरी की आंखें खुशी से बस बरसने ही वाली थी कि तभी एक बार फिर उनके दरवाजे पर डिंग डोंग कांपते हाथों से माधुरी दरवाजा खोलती है और ये क्या है, दरवाजे के सामने माधुरी की चाची की बहन की मौसी की लड़की खड़ी दिखाई देती है। और फिर इसके आगे की कहानी तो आप जानती ही हैं। काफी समझदार हैं आप। सुषमा नाम की लड़की एक बार चोरी के इल्जाम में जेल में बंद थी। उसकी उम्र अभी सिर्फ 22 साल थी, लेकिन उसके सर पर किसी के घर चोरी करने का इल्जाम था। जेल में ही काम करने वाले दीपक को सुषमा से प्यार हो जाता है। देखो सुषमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन दीपक, मैं तो यहाँ जेल में बंद हूँ, हमारी शादी कैसे होगी? 6 महीने के बाद जब तुम जेल से छूट जाओगी, हम शादी कर लेंगे। तब तक मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए तैयार होंगे? एक जेल से निकली हुई लड़की के साथ कौन अपने बेटे की शादी करेगा? मैं आज शाम को ही घर जाकर अपने मम्मी पापा से हमारी शादी की बात करता हूँ। दीपक अपने घर जाकर सुषमा से शादी करने वाली बात अपने माँ और पापा को बताता है। दीपक की बात सुनकर उसके माँ और पापा नाराज हो जाते हैं। अरे, तुमको जेल में नौकरी इसलिए लगवाई थी कि तुम जाकर हमारे लिए कैदी बहू लेकर आओ। अरे बेटा, तुमको प्यार भी हुआ तो एक कैदी लड़की से, लोग क्या कहेंगे? नहीं, हम एक कैदी बहू को अपने घर में नहीं ला सकते। लेकिन उसके सर पर एक छोटी सी चोरी करने का इल्जाम है और 6 महीने के बाद वो जेल से छूट भी जाएगी। देखिए, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम एक कैदी बहू को अपने घर नहीं लाएंगे। ठीक है, फिर मैं भी किसी के घर में चोरी करके कैदी बन जाता हूँ। मैं और सुषमा बराबर हो जाएंगे। फिर तो आप हमारी शादी करवा दोगी ना? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम क्यों चोर बनना चाहते हो? देखिए पापा, अगर आपने मेरी शादी सुषमा से नहीं करवाई तो मैं भी चोर बन जाऊंगा। अच्छा, ठीक है 6 महीने बाद हम तुम्हारी शादी इस लड़की से करवा देंगे। 6 महीने के बाद जब सुषमा जेल से छूटकर बाहर आती है तो दीपक की माँ और पापा सुषमा और दीपक की शादी कराने की तैयारी करते हैं। सुषमा मंडप में जेल वाले कपड़े पहनकर पहुंच जाती है। अरे सुषमा, तुम दुल्हन का जोड़ा पहनने की बजाय कैदी वाले कपड़े पहनकर क्यों आ गई? वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे अब यही कपड़े अच्छे लगने लगे हैं। इतने समय से जेल में हूं ना, तो मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अरे रहने दो ना माँ, अगर उसको ये कपड़े अच्छे लगते हैं तो यही सही। ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले कैदी बहू और अब उसके कैदी कपड़े। है भगवान। दीपक के मम्मी पापा अपनी कैदी बहू को घर लेकर आ जाते हैं। सुषमा सारा दिन कैदी वाले कपड़े पहनकर ही रहा करती थी। ये देखकर सब लोग उसका मजाक बनाते थे। सुषमा, बात तुम्हें अपना कमरा दिखा देता हूँ। अरे ये कैसा कमरा है? यहाँ तो एसी लगा है, बेड है, दीवारें इतनी सुंदर है, और ये दरवाजा, ये तो लकड़ी का है। अरे सुषमा, तो कमरे तो ऐसे ही होते हैं ना। तुम बताओ, तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए क्या? वो क्या है ना दीपक, मैं इतने टाइम से जेल में रही हूँ ना, तो यहाँ दरवाजे की जगह ना सलाखें लगवा दो, एसी, बेड सब कुछ हटा दो। इसको ना बिल्कुल जेल की कोठरी के जैसा बना दो। मैंने तो पहले ही कहा था,
घर में कैदी बहू लेकर आएगा तो यही सब होगा। देखो, तुम्हारी कैदी बीवी घर में नहीं जेल में रहना चाहती है, जेल में। इसे वहीं छोड़कर आ जाओ। सुषमा की हरकतों से अब दीपक भी थोड़ा थोड़ा परेशान होने लगता है, लेकिन फिर भी दीपक सुषमा से बहुत प्यार करता है और उसके लिए जेल की कोठरी के जैसा कमरा भी बनवा देता है। कुछ दिनों के बाद दीपक के घर में चीजें अचानक से गायब होने लगती है। अरे बेटा, कल ही बैंक से 10,000 निकलवा कर लाया था, यही टेबल पर रखे थे। अचानक पता नहीं कहाँ चले गए। पापा, हो सकता है आप कहीं रखकर भूल गए होंगे, एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन पैसे नहीं मिले। कुछ दिनों बाद, बेटा, मेरी एक सोने की अंगूठी नहीं मिल रही, ये हमारे घर में हो क्या रहा है? माँ, कुछ दिन पहले पापा के 10,000 गायब हो गए थे और अब आपकी सोने की अंगूठी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिनों के बाद एक दिन दीपक को अचानक से सुषमा अपनी माँ के बेडरूम में कुछ करते हुए नजर आती है। अरे सुषमा, तुम माँ के कमरे में क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं दीपक, मैं तो बस यहाँ कुछ पैसे रखे थे ना, तो उसे चुराने की कोशिश कर रही थी। अरे, तुम पैसे चुरा रही थी और ये बात तुम इतनी आसानी से मुझे बता रही हो? वो क्या है ना, मैं ठहरी चोर और कैदी लड़की। जब तक मैं ऐसा कुछ कर नहीं लेती ना, तब तक मेरा मन नहीं लगता। क्या पापा के 10,000 और माँ की सोने की अंगूठी भी तुम्हारे पास है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक समझा। इस घर से जितनी भी चीजें गायब हुई हैं, सब मेरे पास है। देखो सुषमा, तुम वो सारी चीजें माँ को वापस लौटा दो, वो तुम्हें माफ कर देंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे जेल में रहना है। जब तक तुम मुझे जेल में रहने की परमिशन नहीं देते, मैं किसी चीज को वापस नहीं देने वाली। ये बात दीपक की माँ और पापा को पता चलती है तो बुरी तरह परेशान होने लगते हैं। हाय हाय, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसी कैदी बहू लाने की क्या जरूरत है। दुनिया में क्या लड़कियों की कमी थी? उसके बाद दीपक सुषमा को समझाने की कोशिश करता है और सुषमा भी समझ जाती है। वो एकदम नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। अब उसने जेल वाले कपड़े भी पहनना बंद कर दिया था। ये देखकर दीपक और उसके माँ बाप सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो सब एक पार्टी में किसी मेहमान के घर मिलने के लिए जाते हैं। तभी पार्टी में शोर मच जाता है क्योंकि किसी औरत का एक छोटा सा बच्चा गायब हो जाता है। अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? अभी अभी तो यहीं खेल रहा था, कहाँ गया मेरा छोटा सा बच्चा? चलो हम सब मिलकर आपके बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहीं कहीं होगा। पार्टी में मौजूद सारे लोग उस छोटे से बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। तभी एक कमरे के अंदर से उस बच्चे की रोने की आवाज आती है। सब मिलकर उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ पर किसने बंद कर दिया? और ये क्या, मेरे बच्चे को एक जेल वाले कपड़े किसने पहना दिए? हो ना हो, ये जरूर तुम्हारी बीवी का कमाल है दीपक। अब जरा उसको बुलाकर पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। अरे बहू, तुमने इस बच्चे को कैदी वाले कपड़े पहनाकर इस कमरे में क्यों बंद कर दिया, बताओगी जरा? अरे इस बच्चे के हाथ से ना थोड़ा सा जूस मेरे कपड़ों पर गिर गया था, तो इसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो मैंने सोचा कि मैं इसको पूरे तरीके से जेल वाले कपड़े पहनाकर कोठरी में बंद कर देती हूँ, ताकि उसे भी तो पता चले कि कैदी बनने में कितना मजा आता है। देखा बेटा, मैं सही कहती थी। कैदी बहू घर में लाओगे तो ये सब तो होगा ही। अब इसके अंदर का कैदी वापस बाहर आ गया है।